2001 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट मैच के बाद मैच रेफरी माइक डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स को बैन कर दिया था। बट एक बैन ऐसा था जिससे बीसीसीआई और पूरा देश नाराज था। सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का बैन। बीसीसीआई और क्रिकेट दूर से देखने में जितने अच्छे दिखते हैं उतने हैं नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। बीसीसीआई पॉलिटिशियंस को नहीं बल्कि क्रिकेटर्स को चलानी चाहिए। इतने बड़े काम में जहाँ सजा मिलनी चाहिए थी वहाँ बीसीसीआई सिर्फ एक बैन लगाकर छोड़ देती है। जो कंपनी काम ही फिक्सिंग और गैम्बलिंग का करती है, इसकी क्या गारंटी है कि वो आईपीएल में फिक्सिंग नहीं करेगी। यहाँ से बीसीसीआई और क्रिकेट में करप्शन और फिक्सिंग शुरू हो जाती है। और बीसीसीआई अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात मनवाने के लिए करती है। इंडिया के 90% लोग क्रिकेट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं और इम्पोर्टेंट मैच हार जाने पर कई लोग रात को खाना नहीं खाते। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए इसके लिए हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। वहीं वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस वापस अपने देश जाते हैं तो उन्हें टैक्सी में घर जाना पड़ता है। इंडिया के लोगों के लिए क्रिकेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका फायदा उठाती है बीसीसीआई। बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात मनवाने के लिए करती है। लेकिन 50 साल पहले कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे और आज बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन बीसीसीआई इतना अमीर बना कैसे, यह हमने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है, इसे आप जरूर देखें। और जैसा कि हमने बोला था कि बीसीसीआई और क्रिकेट दूर से देखने में जितने अच्छे दिखते हैं उतने हैं नहीं। इस दुनिया में 3.5 बिलियन लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं और करीब 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जिसमें से 1.1 मिलियन तो इंडियंस हैं। अब एक बार इन दोनों स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप को कंपेयर करके देखते हैं। 2007 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 16 टीम्स खेली थी और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 10 टीम्स खेली थी। अब इसको कंपेयर करो फुटबॉल से। 2005 के फीफा वर्ल्ड कप में 24 टीम्स खेली थी और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम खेलने वाली हैं। तो ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा अंतर है। फुटबॉल जहाँ दोगुनी स्पीड से ग्रो हो रहा है वहीं क्रिकेट नीचे गिरता जा रहा है। और आप सब जानकर हैरान हो जाओगे कि क्रिकेट के डाउनफॉल का रीजन है बीसीसीआई। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे चाहते थे कि क्रिकेट पर से इंग्लैंड की मोनोपोली हटे और उन्होंने डिसाइड करा कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगी। और 1987 के वर्ल्ड कप से पहले की मीटिंग में एनकेपी साल्वे ने बोला कि सिर्फ एक ही देश बार बार क्रिकेट को होस्ट कर रहा है, ये सही बात नहीं है और इससे क्रिकेट पर एक ही देश की मोनोपोली होगी। इसलिए रोटेशनल पॉलिसी लाई जाए जिससे हर 4 साल बाद एक नया देश क्रिकेट को होस्ट करेगी। और इस पॉलिसी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इंटरेस्ट दिखाया और 1987 की होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान को मिल गई। और रोटेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1996 की होस्टिंग इंग्लैंड को मिलने वाली थी, लेकिन मार्क मिक्रेनस नाम के एक ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया को कहा कि अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करती है तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए मैं आपको $14 मिलियन दूंगा। ये ऑफर बीसीसीआई को बहुत पसंद आया और उन्होंने इंग्लैंड से ज़्यादा गारंटी मनी ऑफर करी और होस्टिंग इंग्लैंड से छीन ली। बीसीसीआई ने अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़कर होस्टिंग ले ली थी। उस टाइम पर पैसों की जरूरत तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स को थी, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बट इनसाइड न्यूज से डालमिया जी को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बीसीसीआई के इस एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं है। और जगमोहन डालमिया जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने सोचा कि आईसीसी जो क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी है उस पर अब इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए। और अभी तक इंग्लैंड क्रिकेट का प्रेसिडेंट ही आईसीसी का चेयरमैन बनता था। बेसिकली आईसीसी पर पूरा कंट्रोल इंग्लैंड का ही था। लेकिन अब कहानी बदलने वाली थी और जैसे इंग्लैंड से वर्ल्ड कप की होस्टिंग चली गई थी वैसे ही आईसीसी की चेयरमैनशिप भी जाने वाली थी। 1997 के आईसीसी चेयरमैनशिप के इलेक्शन में इंडिया की तरफ से जगमोहन डालमिया भी पार्टिसिपेट करते हैं और सरप्राइजिंगली वो जीत जाते हैं। मगर कैसे? जगमोहन डालमिया जी को ये पता था कि आईसीसी के मेजॉरिटी फुल टाइम मेंबर्स उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स को भी एक वोट डालने की परमिशन थी। बट उन कंट्रीज का कोई भी मेंबर इलेक्शन के टाइम प्रेजेंट नहीं रहता था क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो इंग्लैंड आके इलेक्शन में प्रेजेंट रहे। और इसी बात का फायदा जगमोहन डालमिया जी ने उठाया और उन सारे एसोसिएट मेंबर को सपोर्ट करा, उनके टिकट्स खरीदे, उनके लिए होटल बुक करा, उनके साथ डिनर करा और उन सारे एसोसिएट मेंबर ने जगमोहन डालमिया जी को वोट दे दिया। और ये पहला इलेक्शन था जब एसोसिएट मेंबर प्रेजेंट थे, इससे पहले तो वो आते ही नहीं थे। और अब आईसीसी की कुर्सी पर एक हिंदुस्तानी का राज हो गया था और यहाँ से बीसीसीआई और क्रिकेट में करप्शन और फिक्सिंग शुरू हो जाती है। और जब तक आईसीसी पर डालमिया जी का कंट्रोल था, बीसीसीआई की ताकत, पैसा और डोमिनेंस बढ़ता गया। 2001 में
इंडिया और साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट मैच के बाद मैच रेफरी माइक डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स को बैन कर दिया था ड्यू टू एक्सेसिव अपीलिंग। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था, बट एक बैन ऐसा था जिससे बीसीसीआई और पूरा देश नाराज था। सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का बैन। सचिन को लेकर बीसीसीआई का कहना था कि वो बस बॉल क्लीन कर रहे थे और हर कुछ टाइम में ऑन फील्ड एम्पायर बॉल को चेक करते हैं। अगर बॉल टेम्पर्ड होती तो एम्पायर को पता चल जाता, लेकिन उन पर यह बैन लगाया गया। बीसीसीआई आईसीसी से कंप्लेंट करती है, लेकिन आईसीसी कोई भी एक्शन नहीं लेती। तो बीसीसीआई ने उन सारे प्लेयर्स को थर्ड टेस्ट मैच में खिलाया जो बैंड थे, और वो मैच विदाउट आईसीसी करवाया गया, क्योंकि बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका को धमकी दी थी कि अगर थर्ड टेस्ट मैच नहीं खेला तो तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग के पैसे नहीं दिए जाएंगे। और बहुत मजबूरी में साउथ अफ्रीका की टीम वो थर्ड टेस्ट मैच खेलती है और आईसीसी कुछ नहीं कर पाया। ये बोलिंग बीसीसीआई सिर्फ अपने पैसों के दम पर कर रही थी। और 2008 में जब आईपीएल लॉन्च हुआ तो बीसीसीआई की पावर और पैसा हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। आईपीएल से बीसीसीआई के पास हर जगह से पैसा आने लगा, एड स्लॉट बढ़ गए, हर टीम के प्लेयर इंडिविजुअल एड्स कर रहे थे और आईपीएल को अल्टीमेट सक्सेस मिली। लेकिन आईपीएल एक लौता T20 लीग नहीं है। हर क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेट लीग बनाए हैं, लेकिन बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को वो लीग खेलने के लिए नहीं भेजता, जिसकी वजह से वो लीग उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाए। और बीसीसीआई बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी पावर कम हो, इनफैक्ट पावर कम ना हो। इसलिए बीसीसीआई ने 2014 में द बिग 3 का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि आईसीसी को सिर्फ 3 कंट्रीज कंट्रोल करेगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और रेवेन्यू शेयर सबसे ज्यादा इन्हीं कंट्रीज में बटेगा। उसके बाद बाकियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले आईसीसी जितना भी पैसा कमाता था वो अपने मेंबर्स में इक्वली डिवाइड कर देता था, बट दिस इज नॉट द केस नाउ। बीसीसीआई ने बोला कि आईसीसी का 75% रेवेन्यू हमारी वजह से आता है, तो सबसे बड़ा शेयर भी हमारा होगा। और बीसीसीआई ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ रखा और द बिग 3 बनाया, और आज आईसीसी का ऑलमोस्ट आधा पैसा इन्हीं में बट जाता है और बाकी बोर्ड्स को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, और एसोसिएट मेंबर को तो ना के बराबर पैसे दिए जाते हैं। बिना पैसों के क्रिकेट यहाँ कैसे ग्रो होगा? चाइना की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है और आईसीसी ने उन्हें सिर्फ $4 लाख दिए। इतने कम पैसों में इतना बड़ा देश क्रिकेट को कैसे ग्रो कर पाएगा? और सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स ही नहीं, आईसीसी के फुल टाइम मेंबर्स जैसे कि वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये सब भी बैंकरप्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। बिना पैसों के वर्ल्ड में क्रिकेट कैसे ग्रो करेगा? और इन सब के अलावा बीसीसीआई क्रिकेट के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स भी नहीं लेती है। चेतन शर्मा जो बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर थे, उन्हें जीटीबी स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज करती है, और ये बातें पता चलती है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने फिट बनने के लिए बैंड इंजेक्शन का यूज करते हैं, और ये इंजेक्शंस डोपिंग टेस्ट में भी पकड़े नहीं जाते। लेकिन इस मैटर के ऊपर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। 2015 में बीसीसीआई ने जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जितने पैसे भेजे थे उतने उन्हें मिले ही नहीं। इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। 2013 में श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चवन, इनको दिल्ली पुलिस मैच फिक्सिंग की वजह से अरेस्ट करती है और बीसीसीआई इन पर लाइफ टाइम का बैन लगा देती है, और सिर्फ 2 साल के अंदर ही उनके ऊपर का लाइफ टाइम बैन हटाया जाता है। इतने बड़े काम में जहां सजा मिलनी चाहिए थी, वहां बीसीसीआई सिर्फ एक बैन लगाकर छोड़ देती है, और कुछ टाइम के अंदर वो बैन भी हटा दिया जाता है, और ये मैच फिक्सिंग का पूरा मामला अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। इसके बाद भी बीसीसीआई कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती। आईपीएल में जब गुजरात और लखनऊ ये 2 टीमें इंट्रोड्यूस हुई, तब बीसीसीआई ने कंपनीज से बोला कि आइए और इन टीम्स में इन्वेस्ट करिए। 7,090 करोड़ में लखनऊ को आरपीएसजी वेंचर्स ने खरीद लिया, लेकिन गुजरात को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ में खरीदा। ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो दुनिया भर की स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनीज और गैम्बलिंग कंपनीज में अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है। स्काई बेट जो एक बेटिंग कंपनी है, उसमें 80% स्टेक इसी कंपनी का है। विलियम हिल में भी इसका अच्छा खासा स्टेक है जो एक गैम्बलिंग कंपनी है, और बीसीसीआई ने गुजरात की ये टीम सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स को बेची। जो कंपनी काम ही फिक्सिंग और गैम्बलिंग का करती है, इसकी क्या गारंटी है कि वो आईपीएल में फिक्सिंग नहीं करेगी? और पहले भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशन सामने आए हैं कि आईपीएल फिक्स होता है। क्रिकेट का पूरे वर्ल्ड में ग्रो होना बहुत जरूरी है। रिलीजन की वजह से पूरे देश के लोग यूनाइटेड रहते हैं, और स्पोर्ट्स की वजह से पूरे वर्ल्ड के लोग यूनाइटेड रहते हैं। अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ के लोग रिफ्यूजी कैंप में क्रिकेट खेलते थे, और आज वही लोग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर्स हैं। और बीसीसीआई के ये स्टेप्स क्रिकेट को वर्ल्ड में ग्रो होने से रोक रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। गवर्नमेंट का किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेरेंस नहीं होता है, ताकि किसी एक पार्टी का स्पोर्ट्स में मोनोपोली ना हो। बट इंडियन पॉलिटिशियंस स्पेशली बीजेपी दूसरी तरह से इंटरफेयर करती है। अनुराग ठाकुर जो फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट और फॉरवर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, आज उनका भाई हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है।
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और इनसे पहले इनके पिता माधवराव सिंधिया इस पोस्ट पर थे। अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और आज उनका बेटा प्रेसिडेंट है। सौरव गांगुली का भाई क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का प्रेसिडेंट है। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनके फादर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे। शरद पवार का भतीजा रोहित पवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पोस्ट अमित शाह को मिल जाती है और जब अमित शाह होम मिनिस्टर बनते हैं तो यही पोस्ट उनके बेटे जय शाह को मिल जाती है और जय शाह आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई पॉलिटिशियंस को नहीं बल्कि क्रिकेटर्स को चलानी चाहिए। अब तो आपको बीसीसीआई की पूरी कहानी समझ आ गई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।